तो गणेश देवी ने कई बार मुझे अपने प्रयत्नों से जोड़ा है। शायद ही ऐसा कोई और व्यक्ति याद आता है जो पिछले कम से कम 10 वर्षों से एक प्रतिरोध की शबीह बना हुआ है। अकेला आदमी है। तो ये जो समिति बनी है सरकार की, क्योंकि मैं सरकार में रहा हूँ तो मुझे पता है हर समिति एक अलसाई गति से चलती है, मंद गति से चलती है। 3 महीने तक तो उसको दफ्तर न मिला होगा, अगले 3 महीने तक उसको स्टेनोग्राफर नहीं मिला होगा, फिर बजट नहीं मिला होगा, इत्यादि इत्यादि। तो ये तो अनंत काल तक चलने वाली समिति है जो कभी अपनी रिपोर्ट शायद दे ही न पाएगी। लेकिन इधर गणेश देवी हैं जिन्होंने पिछले 2 वर्ष में इतनी बड़ी एक रिपोर्ट तैयार करवाई और जिसमें संसार भर से लोग आए। हमारा जो समय है इसमें 12,000 वर्ष में लिखा हुआ है 12,000 years of India, report on civilization and histories। मैं बहुत कुख्यात हूँ ये कहने के लिए कि भारतीय सभ्यता में व्याकरण में तो एक वचन है, लेकिन जीवन में, व्यवहार में, चिंतन में, दर्शन में, इतिहास में एक वचन किसी को भी होने की इजाज़त ही नहीं है। बहुत ही जल्दी एक वचन बहुवचन में बदल जाता है। तो आप शुरू करें तो वेद से चलिए तो 4 हैं, उपनिषद 18 हैं, दर्शन 6 हैं, महाकाव्य 2 हैं और जितना धार्मिक भाषिक सांस्कृतिक रीति रिवाज, पहरावे, भोजन, इनकी बहुलता भारत में है। तो एक तो बहुलता इसका बुनियादी तथ्य है। ये तथ्य है, उस अर्थ में सच है जिस अर्थ में सच को हम सच कहते हैं। दूसरा उसका खुलापन, वो हम एक खुली हुई सभ्यता रहे। देखिए मनुष्य ने, आप लोग बेहतर जानते हैं, आप लोग सभ्यता के समीक्षक हैं, हम तो कवि हैं, थोड़ा कवि आते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीय सभ्यता में एक खुलापन रहा है। हम लगातार अपने को पुनर्नवा करते चलते। हमारी परंपरा की अवधारणा ही ये थी कि जो पुनर्नवा करे, यानी वो नहीं जो रीति रिवाज और रूढ़िग्रस्त है, बल्कि वो जो अपने को बदलती है। इसी संसार में बहुत कम सभ्यताएं हुई हैं, संस्कृतियां असंख्य हैं। स्वयं भारत में एक सभ्यता है, लेकिन कितनी संस्कृतियां हैं। भाषा के आधार पर संस्कृतियां हैं, अंचलों के आधार पर संस्कृतियां हैं, इत्यादि इत्यादि, वो सब आप जानते ही। हम अक्सर ये भूल जाते हैं और जब सभ्यता पर संकट पड़ता है, जो अभी पड़ रहा है, तब हमें याद आता है कि सिर्फ हम एक देश या एक राष्ट्र भर नहीं है, हम एक सभ्यता भी हैं। और मनुष्य ने बहुत कम सभ्यताएं बनाई, उनमें से हम एक वो सभ्यता हैं जो निरंतर बने हुए। इस निरंतरता ने हमको परिभाषित भी किया है, इस निरंतरता ने कभी कभी हमको बाधित भी किया है। इस निरंतरता के बीच बहुत सारे फेर बदल, बदलाव, परिवर्तन, विकृतियाँ, इत्यादि इत्यादि सब होता रहा है, लेकिन हम बने हुए। इसी भारत पर, यानी इसी सभ्यता पर आज सबसे अधिक हमला है। और दिलचस्प बात यह है, या विडंबना की बात यह है कि ये हमला भारतीय सभ्यता के नाम पर हो रहा है। यानी भारतीय सभ्यता पर जैसे वैसे ये विडंबना दूसरी विडंबना से मिलती जुलती है कि लोकतंत्र पे हमला लोकतंत्र के नाम पर हो रहा है, संविधान पर हमला संविधान के नाम पर हो रहा है। तो संविधान, लोकतंत्र
और सभ्यता, ये तीनों पर हमला है, लेकिन तीनों पर हमला इसी बहाने है, इन्हीं का सहारा लेकर है। यानी जो भारतीय, जिसको अंग्रेजी में आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, उस पर हमला है। जिसको भारत की कल्पना कहते हैं, भारत का सपना या स्वप्न कहते हैं, या भारत का जो सबसे अनंत स्वप्न कहते हैं, उस पर हमला है। भारत का जो व्यवहार है, जिसका मैंने कहा जो आम जीवन में बहुलता मूलक है, उसको एक रूप बनाने के लिए हमला है। और भारत के नाम पर हमारे कई संप्रदायों और कई समूहों पर हमला है। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं है, ये सभ्यतागत संकट है। और ऐसे समय में बौद्धिक कर्म, सृजनात्मक कर्म और नैतिक कर्म, इन तीनों कर्मों को एक साथ होना चाहिए। और मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे मित्र गणेश देवी की पहल पर ये तीनों कर्म एक साथ हैं। ये इतिहास लेखन या जो भी इसको आप कहें, एक साथ एक बौद्धिक कर्म है, एक नैतिक कर्म है और एक लोकतांत्रिक कर्म। यानी ये लोकतंत्र को बुद्धि के माध्यम से फिर सत्यापित करने की कार्रवाई भी है कि हम लोकतंत्र हमको एक राजनीतिक और उत्तर औपनिवेशिक अधिकार नहीं है, ये हमारी परंपरा में पहले से रहा। आखिर और कितने समाज हैं, संभवतः ग्रीक समाज है, जानते हैं आशीष नंदी और दूसरे इतिहासकार, जिसमें शास्त्रार्थ की परंपरा रही हो। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा थी। इसका मतलब है हमारे यहाँ इतने धर्म हुए। अरे भाई, हिंदू धर्म अगर इतना ही सर्वसंतोषी था तो फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म कैसे बने? इनमें से कम 2 धर्म ऐसे हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जिनमें ईश्वर की कल्पना ही नहीं है। ये इसी देश की बहुलता में, इसी सभ्यता की बौद्धिक शक्ति में संभव है कि तरह तरह की दृष्टियों को जगह मिलती रहती है। और वो तरह तरह की दृष्टियां एक दूसरे को अपदस्थ नहीं करती, वो एक दूसरे के बजाय नहीं होती, वो एक दूसरे के साथ होती। हम एक इतिहास का असमाप्य वृंदगान है जो सदियों से चला आ रहा है। कभी कभी मंद पड़ जाता है, कभी कभी उसकी आवाज़ हमको ही सुनाई नहीं देती, हालांकि हम ही वादक हैं। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम बहरे हो गए हों। इस समय तो लगता है हम मन की बात सुनते सुनते बहरे हो ही चले और अंधे भी हो गए हैं, क्योंकि अगर किसी दूसरे संप्रदाय के व्यक्तियों पर हमला होता है तो हमको लगभग दिखाई नहीं देता। तो हम अंधे भी हो रहे हैं, बहरे भी हो रहे हैं और कुंद ज़हन तो हो ही चुके हैं और कुंद दिल भी हो रहे हैं। तो इतनी कुंदताएं भर गई हैं कि उस समय ये याद दिलाना कि हम क्या थे, हम कितनी इसमें अलग अलग भाषाओं के बारे में भी है, अलग अलग धर्मों के बारे में भी है, अलग अलग कालों के बारे में है। समय भारत में कभी भी एक रैखिक नहीं रहा। हम तो चक्राकार समय में विश्वास करने वाले लोग रहे हैं कि ये तो फिर से होगा। हमारे यहाँ इतिहास ऐसे नहीं लिखा जाता था कि ऐसा हुआ, ऐसे लिखा जाता था कि ऐसा होता आया है। तो हम उसी से थोड़ी अगर सबक लें तो कह सकते हैं कि अब जो हो रहा है ऐसा पहले भी होता आया है, और जैसा पहले होना बंद हुआ सो ये भी आखिर बंद हो गया। और इसी आशा में हम लोग जो कुछ थोड़ी बहुत सक्रियता कर सकते हैं। आज हमारा समय जो है वो हमारी हर तरह की आज़ादी को छेंक रहा है। वो हमारी निजता की आज़ादी को छेंक रहा है, वो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी को छेंक रहा है, वो हमारी दूसरों की पीड़ा को समझने की आज़ादी से भी हमको छेंक रहा है।
जैसे पीड़ा सिर्फ हमें होती है, दूसरों को होती ही नहीं है। हमारे एक महात्मा ने एक भजन के द्वारा इसकी व्याख्या की थी कि वैष्णव जन तो वही है जो दूसरों की पीड़ा समझता है। आज हमसे कहा जा रहा है कि वैष्णव जन वो हैं जो कोई नारा न लगाने के लिए हत्या के पात्र हैं, जिन पर हमला हो सकता है कि उन्होंने भारत माता की जय नहीं कहा, या जिन पर इस तरह के और गर्हित कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। तो हमको बहुत सारे इन धारणाओं को वापस लाना है लोक जीवन में, लोक विचार में, क्योंकि इस समय चकाचौंध में लोग हैं, और अक्सर जब चकाचौंध होती है तो उसके पीछे जो अंधेरा होता है वो नज़र नहीं आता। हालत ये है कि ये चकाचौंध उस अंधेरे को छुपाने के लिए है। और कम से कम कई बार मुझे ये लगता है, मैं एक उसमें रहता हूँ, क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, और उसमें 100 फ्लैट हैं। उसमें कम से कम 90 और डॉक्टर हैं, वकील हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वगैरह वगैरह हैं। कुछ हम जैसे धवलकेशी भी हैं, पर उनमें भी बहुत सारे धवलकेशी शामिल थे उन 80-90 लोगों में, जिन्होंने थाली बजाई, जिन्होंने दिया जलाया। मतलब माना कि बहुत ही भयानक स्थिति थी और हम सबको थोड़ा बहुत कुछ न कुछ सहारा चाहिए था, पर इतना दयनीय और हास्यास्पद सहारा। तो भारतीय मध्य वर्ग का एक बड़ा हिस्सा भारतीय सभ्यता के साथ, अपनी मातृभाषाओं के साथ, अपने पारंपरिक चिंतन के साथ और अपनी सजग आधुनिकता के साथ, अपनी संवैधानिक नागरिकता के साथ विश्वासघात कर रहा है। और हम में से बहुत सारे लोग इस विश्वासघात में दुर्भाग्य से शामिल हैं। ये इतिहास ये याद दिलाने के लिए है कि हम क्या थे, पर ये भी याद दिलाने के लिए है कि हा हंत हम क्या हो गए हैं। और ये भी बताने के लिए है कि हम कैसे फिर से मानवीय, भारतीय नागरिक, सजग, संवेदनशील, सक्रिय, दूसरों की पीड़ा को समझने वाले लोग हो सकते हैं। धन्यवाद।